Good morning all. Welcome to the lecture for business and commercial knowledge May 21 fast track batches. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में शुरू कर दिया था चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। इसमें हम लोगों ने अभी तक सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम क्या था सर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जब भी मैं कस्टमर और मैन्युफैक्चरर इन दोनों के बीच बात करता हूं तो यहां पे कई तरीके की लाइंस होती हैं। ठीक, ये कई तरीके की लाइंस का मतलब क्या है? हर एक लाइन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है जिसको हम लोग मिडलमैन भी बोल देते हैं, ब्रोकर्स भी बोल देते हैं, ट्रेडर्स भी बोल देते हैं। लेकिन इन सारी लाइन से आगे एक बहुत ही थिन लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है जो अक्सर इग्नोर हो जाती है, जिसके बिना ये पूरी चीज पॉसिबल है ही नहीं। और इस लाइन को क्या कहा जाता है बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम लोगों ने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में सबसे पहले क्या डिस्कस किया था सर? अ फ्रेट फॉरवर्डर। अब जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा है कि ये एक वो पर्सन है। देखिए बेटा, ये कोई इटसेल्फ काम नहीं कर रहा, देखिए समझिए, ये अरेंजमेंट करवा रहा है। अब लाइकवाइज आप सपोज कीजिए आप लोगों को कहीं टूर पे जाना है, आपको टूर पे जाना है ऋषिकेश। कहां जाना है पता है? कहां पे है ये? कौन सी स्टेट में? उत्तराखंड। ठीक है, अब तुमने जाना है कहां से? पंजाब से। तुमने टूर पे तो जाना है लेकिन तुम्हें यहां का कुछ नहीं पता। आप लोगों ने एक ऑर्गेनाइजर पकड़ा। ठीक, इस ऑर्गेनाइजर ने आपका स्टे, आपने कौन से एडवेंचर स्पोर्ट्स करने थे, आपने कहां खाना पीना था, आपने कहां घूमना था, सब कुछ अरेंज करवा। अब देखो, होटल किसी और का होगा, राइट? स्पोर्ट्स वाला काम किसी और का होगा, रेस्टोरेंट किसी और का होगा, और अदर चीजें किसी और की होंगी। इन सब में ऑर्गेनाइजर का क्या शेयर है? कुछ भी नहीं। ऑर्गेनाइजर मालिक तो है नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए क्या ऑर्गेनाइजर इंपॉर्टेंट था? क्यों? क्योंकि सर अल्टीमेटली सब कुछ अरेंज तो इसी ने करवाया, हमें तो कुछ भी नहीं पता था। ऐसा ही कुछ काम करता है फ्रेट फॉरवर्डर। लेकिन इसका जो मेन काम रहता है वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क विद शिपिंग कंपनीज वगैरह, एयरलाइंस, रेलवेज, रोडवेज एक्सेट्रा, यहां पे रहता है। दैट मींस कि कैसे आप तक लॉजिस्टिक्स वाला काम होगा। बिजनेस इंक्यूबेटर हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये बंदा अल्टीमेटली आपका सलाहकार है। अब सलाहकार हर चीज का है। हमने हमेशा बात करी है कि बिजनेस में ग्रोथ की जरूरत होती है। अब ग्रोथ में हर तरह का फैक्टर जो है वो कवर हो जाता है, हर तरह का फैक्टर। इसमें यह भी चल रहा होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब देखिए बेटा, यह बंदा एक्चुअल में अपने आप को ग्रोथ कैसे करवाता है? ये ना अलग अलग जगहों पे जाके आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आता है, और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप लोग इसे पे करते हो। एक बात सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, या इतनी बड़ी कंपनीज की बात नहीं हम लोग करते। जैसे सपोज कीजिए आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। आज व्हाट्सएप के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आज अगर मैं बात करूं कि व्हाट्सएप से अगर मैं कुछ जाकर खरीदना चाहूं तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जरा सोच समझ के जवाब दें। हमारी इंफॉर्मेशन। तुमने किस मैसेज में किसको गालियां दी हैं, किसके लिए प्यार भरे शब्द यूज किए हैं, सब पड़ा है व्हाट्सएप के पास। और सोचो, हम तो अपने एटीएम कार्ड का पिन भी लोगों को व्हाट्सएप कर देते हैं, जिसको यूज करवाना होता है। ओटीपी आता है वो भी व्हाट्सएप कर देते हैं। तो भैया इससे बड़ी इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? और तुम व्हाट्सएप में लिख रहे हो तो इट इज कॉन्फिडेंशियल। ठीक, विच इज नॉट। तो अब यहां पे क्या चीज है? व्हाट्सएप ने आप सबकी इंफॉर्मेशन इस हिसाब से कलेक्ट कर ली। ठीक, वो चाहे तो इसे बेच सकता है, चाहे तो, राइट? बेचना ना बेचना वो उनकी पॉलिसी, प्रिवेसी पॉलिसीज अपडेट होती रहती। ऐसा ही कुछ पेटीएम करता होगा, ऐसा ही कुछ अगर कोई और ऐप है वो करता होगा। किसी ने किया है नहीं किया हमें नहीं पता,
लेकिन वो कर सकते। ठीक, ऐसा ही कुछ काम करता है हमारा बिजनेस इंक्यूबेटर। ये जगह जगह पे जाता है। एक फूड ब्लॉगर क्या करता है, फूड ब्लॉगर अलग अलग रेस्टोरेंट्स पर जाके खाना ट्राई करता है, ठीक, और बाद में अपने पेजेस के ऊपर अपडेट कर देता है। तुम लोग उसके ब्लॉग्स पढ़ के खाना ट्राई करने चले जाते हो। उसके बाद क्या होता है, अगर कोई नया रेस्टोरेंट ओपन होता है तो लोग उसे बुलाते हैं, आओ आके हमारा रिव्यू डालो, ताकि लोगों को पता लगे, क्योंकि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन। बिजनेस को ग्रोथ करवाने के लिए भी हम लोगों को ऐसे इंक्यूबेटर्स की जरूरत पड़ती है, जिसे हम यहां पे क्या बोलते हैं, बिजनेस इंक्यूबेटर। अगला है बेटा फाइनेंशियल कंसल्टेंट। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, अब ये बंदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये नहीं बताता पैसा कहां से कलेक्ट करो, ये तुम्हें ये भी बताएगा कि पैसा कहां कहां लगाओ। ठीक है, पैसा कलेक्ट करना, जनरेट करना अलग बात है, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे मर्चेंडाइजर, इसके बारे में बेटा आप देख सकते हैं, हु हेल्प्स अ बिजनेस, फैशन हाउस ऑब्टेन्स इट्स सप्लाईज, फैब्रिक्स, एक्सेसरीज। मतलब मर्चेंडाइजर में मैं बोल सकता हूं ये जो मिडल मैन होते हैं ना, जो बाकी की लाइंस है, ब्रोकर्स हो गए, ठीक है, ये सारे इसमें कवर हो जाते हैं। 1 मिनट लगाओ और फटाफट से सारे पॉइंट्स रीड कर दो। डन, चले आगे। अब नेक्स्ट ही बेटा हमारे सामने एक कंसेप्ट इलेबोरेशन, जिसमें बिजनेस फैसिलिटेटर्स इन फाइनेंशियल सेक्टर बताया गया था। इसमें मैंने आप लोगों के आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल लिया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो अपने मेंबर्स की को लोन एडवांसमेंट करे, लेकिन ये लोन एडवांसमेंट करने का काम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद नहीं कर सकती। वो किसके पास चली जाती है, बैंक के पास। तो बैंक से वो पैसा लेती है और मेंबर्स को दे देती है, मेंबर से डॉक्यूमेंट्स लेती है और बैंक को देती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम इतना। कुछ सोसाइटीज अपने हिसाब से भी काम कर रही हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, ओन फंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब भी हम ये वाले सारे पॉइंट्स एक बार रीड करेंगे तो इसमें हमें पता लग जाएगा, जो जो सारे काम एक मिडल मैन करता है वो सारे काम एक बिजनेस फैसिलिटेटर कर देता है। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब याद रखना हमेशा क्या होगा, बैंक्स। ओके जी। अब बारी है, क्या गवर्नमेंट भी सर एक बिजनेस फैसिलिटेटर है? सर हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था बेटा, पिछले चैप्टर का नाम क्या था, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। देखिए जी, अगर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी हमारे बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प कर सकती है तो हाउ कैन अ गवर्नमेंट विल नॉट बी अ बिजनेस फैसिलिटेटर? समझ में आ रही है ये चीज? अगर उसकी पॉलिसीज हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं, इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं, तो इन दैट केस तो बेटा वो बिजनेस फैसिलिटेटर हो गई। लेकिन फिर भी आपकी बुक हमें कुछ समझाना चाहती है, जरा पढ़ो। वी नो दैट द गवर्नमेंट पॉलिसी इज पावरफुल एंड परवेसिव डिटर्मिनेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। There is barely any sphere of business and commerce that is not affected by government policy। ये बात हमने कहां पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 4 में। उसके बाद the union government came up with the industrial policy statement in 1948, barely a few months after independence। In 1951 the union government enacted the Industrial Development and Regulation Act। अब बेटा ये लाइन लिखने का मकसद क्या था, सिर्फ ये चीज थी कि जब भी कोई गवर्नमेंट एक्ट लेकर आती है, स्पेशली वो जो डायरेक्टली T&C से रिलेट करता है, T&C का मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स, तो वो हमेशा एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर ही काम करे। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है दैट विल बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बिजनेस, तो हम इसे हमेशा पॉजिटिव वे में ही लेके चलते हैं, एक्सेप्ट कि हमें लॉ के क्लॉजेस पता लगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, अब यहां पे इस पॉइंट को जरा स्टार मार्क कर लीजिए, लेकिन इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। इसमें यही चीज बता रखी है कि एनएपी 1991 एलपीजी जो पॉलिसीज थी हमारी, वो कब आई, वो क्यों आई, इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में भी बहुत डिस्कस किया है, दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत हमें नहीं। तो अब बेटा मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग पे थोड़ा सा आपके आगे टाइम लगाया था कि हमारे सामने दो तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक तो फंडिंग, एक नॉन फंडिंग, और दूसरा फंड। आपकी जिंदगी में नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस की क्या महत्वता है कुछ या नहीं, सिर्फ यस और नो? बहुत जरूरी है सर। एक्चुअल में देखा जाए
तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर सलाह सही ना हो तो पैसा टिकता ही नहीं, ठीक, और खराब हो जाता है। एक प्रॉपर स्फेयर ना हो, एक प्रॉपर दायरा ना हो, वहां पे कभी भी पैसा सही से काम नहीं करे। अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब। इसी पॉलिसी का तो डर रहता है जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है। तो नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस में आपके सिलेबस में 4 इंस्टीट्यूशंस हैं, आरबीआई, सेबी, सीसीआई एंड स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन जैसे IRDA। तो हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। अब सबसे पहला नाम हमारे सामने, बहुत ही नया नाम है तुम्हारे लिए, तुमने जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका दूसरा नाम, इसका बेसिकली नाम नहीं है दूसरा, इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इटसेल्फ भी एक बैंक है, ठीक। तो अब आरबीआई के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत इसी से समझना चाहते हैं। बेटा इसमें आपके सामने क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? एक तो इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कब ये एस्टेब्लिश हुए, कब ये लोग पावर में आए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इनके हेडक्वार्टर्स अगर गिवन है, ठीक है, वैसे इसका जरूर होगा, ये रहा मुंबई, कौन से साल में? 1937 में। 1937 यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि हमारी सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे अब बेटा आरबीआई के रोल की तरफ आते हैं। देखिए इसका रोल जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है, इन पॉइंट्स में कुछ ज्यादा डिस्कशन करने वाली चीजें नहीं है। लिखा क्या क्या हुआ है? सबसे पहले तो इट इज अ मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, ठीक, नोट छापने का काम करती है। क्या सारी करेंसी आरबीआई छापती है? कॉइन्स, 1 रुपी नोट अब आ ही नहीं रहे, लेकिन जब होते थे तब भी वो कौन करता था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। आरबीआई का उससे कोई भी लेना देना नहीं होता। आरबीआई बेटा आपका सारा हिसाब किताब रखती है। इस वक्त देश में कितने नोट हैं असली वाले, वो आरबीआई को पता है, ठीक, नकली वालों को तो कोई हिसाब ही नहीं, तभी तो उसे नकली नोट बोला जाता है। तो आरबीआई को यहां पे एक चीज बताई गई है कि इट इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू कमर्शियल बैंक्स। देखिए बेसिकली क्या हायरार्की है, आरबीआई, इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बाद कमर्शियल बैंक्स, और इसके बाद हम, ठीक है। अब हमें लगता है कि यहां पे डील करके इस चीज में सब कुछ कवर हो गया, बट एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा। ये कुछ भी कर रहे हैं किसके थ्रू चल रहा है? आरबीआई। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी तक आरबीआई के थ्रू रिलीज होती है, इनकी परमिशन के साथ, ठीक। बताता कौन है? यही बैंक्स बताते हैं, लेकिन परमिशन किसकी है? आरबीआई। दिखता सिर्फ इतना क्या है, लेकिन है इतना, ठीक। अब वो चीज हमें ज्यादा क्लियर होगी फंक्शंस ऑफ आरबीआई कैसे। सबसे पहले तो इशू ऑफ करेंसी। देखिए जी, आरबीआई एक बेसिकली देखा जाए तो एक सोल इंस्टीट्यूशन है जो ये नोट छाप रही है लीगली, ठीक है। तो अब जिसके पास नोट छापने का पूरा सिस्टम है, पूरा दारोमदार है, बट ऑब्वियस है उसको पता होगा कि किसने कितना यूज किया, क्या सिस्टम होगा। घर में कोई रोटी बना रहा है, ठीक, तो उसको पता होता है किसने कितनी रोटी खाई, क्योंकि वो बना बना के दे रहा है। जो खा रहा है उसको नहीं पता लग रहा मैंने 3 खा ली, 4 खा ली, 2 खा ली। तो ऐसा ही कुछ आरबीआई का सिस्टम है। इश्यू ऑफ करेंसी होने की वजह से इनके पास पूरा का पूरा सिस्टम होता है। अब दूसरा क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट। भाई जब सरकार के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कौन सा दरवाजा खुलता है? आरबीआई। रिसेंटली एक बैंक में आप लोगों को पता होगा कि काफी बड़ा डिक्लाइन आया था, राइट, आप सबने देखा होगा, ठीक। उसे किसी और बैंक ने एक्वायर किया, किसके कहने पे किया? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये लोग कहीं ना कहीं इन बैंक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा बैंकिंग सिस्टम में इन्वॉल्व रहना चाहती है, इंडल्ज रहना चाहती है, या इसकी तरफ ध्यान देना चाहती है? क्यों? क्योंकि सर इसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, जनरल पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व। अब बैंकर टू द गवर्नमेंट, जब भी
कभी गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत है तो वो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, एक तो जनरल बैंकिंग बिजनेस जितना, जैसे मैंने आपको भी बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी कहां से रिलीज होती है, किसके ऑर्डर्स के साथ? आरबीआई के ऑर्डर्स के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब सैलरी कौन देगा? गवर्नमेंट। ठीक, अब जब गवर्नमेंट सैलरी दे रही है तो गवर्नमेंट के खाते किसके पास होंगे? ट्रेजरी, जिसको हम बोलते हैं। आगे, it manages public debt and is responsible for issue of new loans. It advises the government on the quantum, timing and terms of new loans. ये जो गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स निकाल देती है, ठीक है ना, चाहे वो डेट वेवर की स्कीम है, चाहे वो कम रेट पे लोन देने की स्कीम है, चाहे वो कोई भी और स्कीम है, आपको लगता है ये आरबीआई को बिना बताए करती होगी? ऐसा तो होगा नहीं कि आरबीआई के गवर्नर भी जो है वो सुबह अखबार में पढ़ते होंगे अच्छा सरकार ने ये कर दी। ठीक, उनको बेटा पता होता है, क्योंकि उनकी सलाह के बिना चलना नहीं है। गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स निकालने हैं, मैनेज इन आरबीआई वालों ने करना। आगे नेक्स्ट है, इट ऑल्सो सेड ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स याद है आपको? वो बड़े शॉर्ट टर्म के लिए लोन देने के लिए 10-10 दिन के लिए हम लोग बांट देते होते थे और उसको बाद में पैसा वापस कर देते थे विद इंटरेस्ट। ठीक है, ये सारी स्कीम्स देने वाली आरबीआई है। तो ऐसी कुछ स्कीम्स हैं जो आरबीआई हमेशा करती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है ना? अब बैंक का काम सिर्फ और सिर्फ पैसा संभालना नहीं है बच्चों, बैंक का काम साथ में आपको एडवाइस करना भी है कि क्या आप लोग जिस तरफ पैसा लेकर जा रहे हैं क्या वो सही तरीका है या नहीं। तो यहां पे आरबीआई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इट डायरेक्टली एडवाइजेस द गवर्नमेंट। ओके जी, अब है जी बैंकर्स बैंक। अब ये क्या हुआ सर? ठीक है जी, सरकार का तो बैंक है ही आरबीआई, लेकिन ये बैंकर्स बैंक मतलब हमारे सीबीएस की बात हो रही है। एग्जैक्ट। देखिए बेटा, जरूरी नहीं कि कॉमर्शियल बैंक हर जगह सही हो। इतनी पब्लिक से डील करना, कोई कोई ब्रांचेस आपने देखा है कितनी बिजी ब्रांचेस होती हैं, वो वहां पे 1 मिनट का टाइम नहीं होता उनके पास। ठीक है, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में अगर आप चले जाओ तो वो तो लंच टाइम भी मुश्किल से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इन लोगों से भी क्या कोई गलती हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या ये लोग भी फंस सकते हैं? बिल्कुल फंस सकते हैं। तो ये किसके पास जाएंगे? ये जाएंगे आरबीआई के पास। जो सर्विसेज एक आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को देगा, वही सर्विसेज ये सीबीएस को देगा। फर्क सिर्फ ये है, गवर्नमेंट और आरबीआई में गवर्नमेंट का अपर हैंड है और आरबीआई और सीबीएस में आरबीआई का अपर। ठीक है, जरा फटाफट रीड कर दो इसको, बैंकर्स बैंक को। बढ़े जी आगे। नेक्स्ट, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पहली बात तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत क्या है, इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हर कंट्री सेम करेंसी में कई बार डील नहीं करती, तो उन करेंसीज में उन डीलिंग्स के लिए हम लोग को कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने पड़ते हैं। दूसरा, सिक्योरिटी पर्पज के। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कमर्शियल बैंक तो बेटा बहुत है हमारे पास, नेशनलाइज भी है, ठीक है ना, लेकिन आप ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप कुछ कुछ बांट के रख सकते हो, लेकिन कल को अगर अकाउंटेबिलिटी की बात हो गई, जैसे सपोज करो यूएस से हमें कुछ फॉरेक्स दे रहा है, ठीक है ना, ये रिजर्व उसने किसको दिया? बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? इस फॉरेक्स को आरबीआई के पास रखवा दिया। अब आरबीआई ने उसको अलग अलग सीबीज में बांट दिया। हो सकता है, ठीक, रखवा सकते हैं, लेकिन कल को सपोज करो अगर इस सीबी ने डिफॉल्ट कर दिया, बहुत कम चांस है लेकिन कर दिया, तो इन दैट केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सीबीज को पकड़ेगी? नहीं सर, ये वाली लाइन तो इरेज कर दो आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाएगी सीधा और सीधा किसके पास? आरबीआई के पास। ला बेटा रिजर्व। इसी वजह से कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ किसे कहा गया है?
आरबीआई। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अब ये क्रेडिट कंट्रोलर वाला पॉइंट बेटा आप सबने पढ़ा हुआ है पहले, है ना? कोई बता सकता है क्या होता है? सर क्रेडिट को आप सोच के देखो, मार्केट में लोन कितना देना है इसके ऊपर तो उनका कंट्रोल है ही है, किस किस को देना है इसके ऊपर भी उनका कंट्रोल है, लेकिन लोगों में लोन को लेके एक उत्सुकता बढ़ाना ये भी इनके ही हाथ में। अब सुनो होता क्या है, आप सबने इसका नाम सुना, इस चीज का बहुत बढ़िया चीज है, क्रेडिट कार्ड। कभी देखा है प्राइवेट बैंकर्स को जब क्रेडिट कार्ड देने आते हैं आपको? आप लोगों को शायद ना मिले हो अभी, ठीक है? जब ये लोग ऑफर करने आते हैं ना क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इतने मीठे इतने बढ़िया वादे सच होते हैं। देखो ऐसी बात होता क्या है कि आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए क्या किया जाता है? उकसाया जाता है, प्रोवोक किया जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड लो। आप बोल रहे हो नहीं नहीं मेरे पास पैसा है, बोले नहीं नहीं उधार पे लो। क्यों? क्योंकि वो आपको दिखाएंगे कि सर आप अपने सेविंग अकाउंट वाला पैसा अगर यूज करते रहोगे तो सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा? आप क्रेडिट कार्ड पे परचेजिंग करो, 40 दिन बाद पैसा जमा करवाओ, ठीक है, उसके बाद सेविंग में से करवा देना। अब ये जो 40 डेज का इंटरेस्ट है आपका सेविंग अकाउंट का मरेगा तो नहीं? ये कोई नहीं बताता 40 दिन बाद अगर पैसा ना दिया तो क्या होगा। जहां तुम्हें 4% इंटरेस्ट मिल रहा था वहां 12 देना पड़ जाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 40 डेज के लिए आप गवर्नमेंट के गुलाम बन चुके, सॉरी गवर्नमेंट को बोल गया, बैंक्स के गुलाम बन चुके। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते, ठीक। लेकिन बात यह थी कि सर क्या इस सिस्टम को लाना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था। अगर बेटा फ्लो ऑफ मनी ऐसे ही चलती रही, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तो कभी ना कैश रिटेन नहीं होगा। इस वजह से बैंकिंग सिस्टम में आया क्रेडिट सिस्टम। और अक्सर जो बड़े बिग बिजनेस हाउसेस होते हैं, आपको पता है ना, वो स्टार्टिंग हमेशा लोन से करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना पैसा होता ही नहीं है उनके पास। तो लोन सिस्टम को प्रमोट किया गया। जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो सारे के सारे लोन सिस्टम क्रेडिट सिस्टम्स के साथ ही चल रहे हैं। एक बार में खर्चा कर दो, सैलरी में से धीरे 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 करके पैसे कटा। अब यही सिस्टम होता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। जैसा कि बच्चों ने स्टार्टिंग में आवाज बोली थी कि सर ये काम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जब इन्हें लगता है कि मार्केट में अब लोन को कम करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए जाते। जब आपको पता लगेगा कि ब्याज इतना बढ़ रहा है तो छोड़ यार, सेविंग अकाउंट का 4% मार गोली, अपना ही खर्चो, ठीक है। जैसे उनको पता है कि नहीं अब फ्लो ऑफ मनी मेरे पास ज्यादा है, मैं चाहूं तो इस सिस्टम को और तेज कर सकता हूं, तो वो क्या करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर देते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही कम होता है, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखता, हमें दिखता है कि इंटरेस्ट कम हो गया, भाग लो। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जब इनके ऊपर बड़ी बड़ी सेल्स लगती हैं तो क्या होता है? आप सबसे पहले देखते हो नो कॉस्ट ईएमआई। ब्याज तो नहीं है, आपको फोन की जरूरत नहीं, फिर भी नो कॉस्ट ईएमआई है, खरीद लो, लालच। ऐसा ही कुछ बैंक्स का। और ये सारे में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? हमारी आरबीआई का। नेक्स्ट बेटा बहुत सिंपल पॉइंट है, प्रमोशनल फंक्शन। अब जब मैं प्रमोशनल फंक्शन की बात कर रहा हूं तो इसमें सीधी सी बात है, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आ रही है, आप लोग अक्सर टीवीज पे ऐड देखते होंगे कि उसमें नीचे लिखा होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट द्वारा कोई स्कीम आती है, एज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, नीचे लिखा होता है, ठीक है। और एंड में लोगो भी आता है। आगे है जी कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा। अब मुझे एक और बात बताओ बेटा, अगर तुम्हारे सामने मैं कोई डाटा पब्लिश कर रहा हूं किसी भी तरीके का, ठीक है, अब वो डाटा में दो चीजें हो सकती हैं। एक तो मैं डाटा आपको बोल रहा हूं कि चलो ये डाटा मुझे इन भाई साहब ने दिया, नंबर 1। एक डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं ये मुझे आरबीआई ने दिया है, किस पे भरोसा करोगे? क्यों यार, ये कौन सा झूठ बोलेगा तुम? बट सर वो क्योंकि एक गवर्नमेंट एंटिटी है, ठीक, उसके ऊपर हमारा ट्रस्ट ज्यादा। इसी वजह से जब भी किसी डाटा की पब्लिकेशन करनी होती है, कोई डाटा कलेक्ट करना होता है, तो सबसे पहले हम किसके पास जाते हैं? आरबीआई। ओके जी, आगे है जी क्या? अब सर हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? चैप्टर का नाम क्या था हमारे? ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। आपने आरबीआई की तो सारी कहानी बता दी, ये नहीं बताया कि ये बिजनेस फैसिलिटेशन में कैसे हेल्प करती है। सबसे पहले तो बेटा करेंसी पॉलिसी। एक डीमोनेटाइजेशन ने सारे बिजनेस हिला दिए थे,
ठीक है, और यहां पे आई थिंक डीमोनेटाइजेशन, रीमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन तीनों की बात करी गई। ठीक है जी। आरबीआई की कोई भी करेंसी पॉलिसी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डीमोनेटाइजेशन जो है वो आरबीआई की इन्वॉल्वमेंट के बिना हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि अल्टीमेटली जो करेंसी पॉलिसी है वो उन्हीं की। तो यहां पे भी यही चीज बताई गई है कि एक करेंसी पॉलिसी आपके बिजनेस को फैसिलिटेट करती है, इफेक्ट करती है, पॉजिटिवली करे नेगेटिवली करे वो नहीं हम बोल सकते, लेकिन करती। ठीक। नेक्स्ट है क्रेडिट पॉलिसी। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सर? लोन, मनी, राइट। तो इतना पैसा किसी के पास नहीं होता, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो लोन की बात कर रहे हैं हम लोग यहां। तो जब भी लोन की बात होगी तो वहां पे किसकी पॉलिसीज आएंगी? बैंक की पॉलिसीज आएंगी। बैंक किसकी पॉलिसीज पे चलता है? आरबीआई की पॉलिसी पे चलता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट पॉलिसी। अब यहां पे बेटा समझने वाली बात है, एसएलआर और सीआरआर, ये दोनों नाम आपने सुने हुए पहले। एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और सीआरआर इज, ठीक। अब यहां पे एक तो चीज समझने वाली है कि ये क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या फर्क होता है? जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व हो, ठीक, मनी की क्वांटिटी में फर्क पड़ रहा हो, उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर। और जहां पे ऐसा कुछ ना हो उसे बोलते हैं सिर्फ एट्रीब्यूट्स, जहां पे इफेक्ट हो रहे हो, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? क्वालिटेटिव मेजर। एसएलआर और सीआरआर डायरेक्टली मनी की क्वांटिटी को चेंज करते हैं। रिजर्व रखना है, सपोज करो तुम्हारे पास ₹1,00,000 पड़ा है, एसएलआर 19%, ठीक है जी। तो पहले कितना रखोगे? 19,000। अगर एसएलआर 19.5 हो गया तो कितना हो जाएगा? 19,500। मनी में डिफरेंस आ रहा है। इट इज अ क्वालिटेटिव मेजर और क्वांटिटेटिव। अगर आरबीआई ने पॉलिसी निकाली कि बैंकिंग आवर्स हैं फॉर पब्लिक, अभी कितना है? 10 to 4। अगर आरबीआई इसको 10 to 3:30 कर दे, इट इज अ क्वालिटेटिव मेजर और क्वांटिटेटिव? सर नंबर तो इसमें भी इन्वॉल्व है, लेकिन सर मैंने क्या बोला? नंबर शुड बी रिलेटेड टू मनी। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग। तो बेटा एसएलआर क्या होता है? एसएलआर होता है कि जब आप लोग लिक्विड एसेट्स में पैसा रखते हो अपना, रिजर्व, ये अपने डिपॉजिट्स का रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सारा पैसा लेके आके सारा कुछ ही बेच दिया ना, सारा कुछ ही आगे लोगों में बांट दिया, तो फंस जाएगा बैंक। एक बंदा या 2 बंदे डिफॉल्ट कर गए ना, जिनको सबसे ज्यादा पैसे मिले हुए थे, बैंक से बंद होने की तादाद पे आ जाए। क्या वो जनरल पब्लिक के लिए अच्छी बात है? इसी वजह से आरबीआई की पॉलिसी है, इसी वजह से आरबीआई जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाई जाती है कि बेटा तुम लोग जो पैसा थोड़ा सा बचा के भी रखो। दूसरा कैश रिजर्व रेशियो, आपको कुछ पैसा अपने प्योर कैश फॉर्म में भी रखना जरूरी है। अब जैसे कि रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे कि जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ठीक है, उसकी आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है कैश की ऑन 31 मार्च। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन करके आओ कि जितना कैश हमारे सिस्टम में आ रहा है, ठीक है, क्या उतना ही कैश एक्चुअल में उनके पास पड़ा है? क्योंकि बैंक ये तो बोल नहीं सकता 1-2 एंट्रीज रह गई थी जी। बैंक का तो सिस्टम एक दिन में क्लोज हो जाता है। आपको पता है ना, बैंकिंग सिस्टम में आप पुरानी एंट्रीज नहीं डाल सकते। जैसे आप टेली में डाल सकते हो, अदर सॉफ्टवेयर में डाल सकते हो, वैसे आप फिनेकल के, मतलब फिनेकल में जो बैंक का सॉफ्टवेयर है उसमें नहीं डाल सकते। इसी को बोलते हैं बैंकिंग सिस्टम। तभी वो देखा होगा आपने कई बार शाम को 4-4 बजे कैश मिल रहा होता है, वो इसी वजह से मिल रहा होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे एंट्री नहीं पास होगी, उसी दिन में हो गई तो अब ऐसा ही है कुछ यहां पे। अब इसमें एक पॉइंट है यहां पे पीएसएल के बारे में, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। बेटा जी किसको कितना लोन देना है उसकी भी एक प्रायोरिटी लिस्ट सेट हो जाती है। कहीं कहीं इंडस्ट्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, कहीं सर्विसेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, कहीं न्यू बिजनेसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, कहीं ओल्ड बिजनेस को, और कहीं एग्रीकल्चर को। इस साइड पे ज्यादा किसको दी जाती है? एग्रीकल्चर। ठीक, इसको बोलते हैं पीएसएल, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। किस सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी। आगे बढ़ते, अब यहां पे हमारे सामने 3 शब्द आ रहे हैं, रेपो रेट, रेपो रेट के साथ यहां पे बैंक रेट और रिवर्स रेपो। बैंक रेट क्या होता है? कौन बताएगा? अच्छा बच्चा, आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है। अब आपने जो बोला मैं उस पर,
और जो रेपो रेट है उस पे क्या है, ये होता है आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है। सुनिए बेटा सुनिए, ये दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं एग्जैक्टली। अब इसका जवाब आपको मिलेगा इस पैराग्राफ, जरा पढ़ो। हैं दोनों चीजें सेम, एक शॉर्ट टर्म है एक लॉन्ग। अभी एक बच्चे ने बोला कि सर एक बैंक दूसरे बैंक को भी लोन दे रहा है, ठीक है बेटा, वहां पे वो पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर एक बैंक ने दूसरे बैंक को लोन देना भी होता है ना, तो जो पहले हायरार्की फॉलो होती थी वो तो ये होती थी, बैंक, आरबीआई, बैंक, ऐसे होता था। अब लेकिन होता है कि सीबीज डायरेक्टली भी एक दूसरे को लोन देते हैं, लेकिन उसमें भी आई थिंक आरबीआई की इन्वॉल्वमेंट रहती है। इसके बारे में ज्यादा नहीं मुझे पता, तो मैं बताने, ठीक है जी। अब तीसरी चीज कौन सी, रिवर्स रेपो रेट। अब मुझे एक बात बताओ जी, आरबीआई के इतने बुरे दिन आएंगे कि वो सीबी से लोन लेगी? क्योंकि रिवर्स रेपो रेट में मुझे इतने सालों से एक ही आंसर मिल रहा है, सर सीबी आरबीआई को किस रेट पे लोन देगी ना। जो सीबी के पास सरप्लस पड़ा होता है, यहां पे शब्द लिखा हुआ है बेटा सरप्लस फंड्स, इसको ना अच्छे से मार्क कर लो, ये लो हाईलाइटर, ठीक है जी। सरप्लस फंड्स दिमाग में बिठा लो, सीबी आरबीआई को लोन नहीं देता, सिर्फ सरप्लस फंड्स देता है। आरबीआई बोलता है तुम्हारे पास भी तो पैसे पड़े सड़ रहे हैं, मेरे को दे दो, ब्याज भी दूंगा, और उस ब्याज को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो, ठीक है जी। तो एज अ फैसिलिटेटर इसके सिर्फ दो काम है, कौन कौन से, एक तो क्रेडिट पॉलिसी और दूसरा करेंसी पॉलिसी, नहीं दो और हैं सॉरी। नेक्स्ट है बेटा डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स। अब फाइनेंशियल सिस्टम की डेवलपमेंट की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये चैनलाइजेशन ऑफ फंड्स बोली जा सकती है कि ओवरऑल सिस्टम को सेटअप करना। अब इसमें आप बढ़िया सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ये सारी चीजें, ये भी सारी कौन गाइड करता है हमें, आरबीआई। अगला है हमारे पास फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म्स। आप सबने देखा होगा क्रेडिट कार्ड की मशीन्स पड़ी होती हैं, ठीक, या डेबिट कार्ड्स के लिए मशीन्स पड़ी होती हैं। वो सिस्टम नहीं है कि अगर तुम्हारे पास कार्ड है तो तुम जाओ पहले एटीएम से कैश निकलवा के आओ फिर कैश दो। अब आरबीआई क्या कर रहा है, हमारी एक स्कीम चल रही है आज के टाइम में, आपको पता है ना, डिजिटल इंडिया। सुनने में आ रहा है, बहुत कॉमनली सुनते हैं। इसी के तहत सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, इसी के तहत एक ऐप चल रही है, सबने नाम सुना हो शायद, भीम, भारत इंटरफेस ऑफ मनी, राइट। तो बेटा अब ये चीजें क्या है, ये मैकेनिज्म्स जो हैं अल्टीमेटली ये सारे मैकेनिज्म किस चीज के हैं, ये मनी के हैं, और जहां मनी मैकेनिज्म होगा वहां पे कौन होगा, आर। ओके जी। नेक्स्ट है हमारा सेबी, ये एक बार आप रीड करके आना, इसे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर। कौन से वाला,